आप सिंगर हो, आप क्लास भी लेते हो सिंगिंग मतलब सिंगिंग के। तो आपने अपने बारे में कुछ बताइए आप प्लीज। मेरा नाम साक्षी कालवडेकर है। मैं बचपन से सिंगिंग करती आई हूँ। मेरी माँ को बचपन में लगा था कि मैं बहुत वीक थी, इसलिए घर वालों ने बोला कि उसे भरतनाट्यम क्लास में भेज दो। तो मैं खाना बहुत खाती नहीं थी, नखरे करती थी। इसकी वजह से मम्मा ने भी सोचा कि डांस वगैरह करेगी तो अच्छा खाएगी, फिर हेल्दी भी हो जाएगी। इसलिए मुझे सेकंड स्टैंडर्ड में डांस क्लास को भेज दिया। लेकिन उसके वजह से ना मेरे पाँव दुखने लगे और मैं उससे भी ज़्यादा वीक हो गई। फिर रिलेटिव वगैरह, मुझे भी अभी पता चला है ये कि रिलेटिव वगैरह ने बोला कि तुम उसे सिंगिंग क्लास में भेज दो, क्योंकि बचपन में सॉरी, बचपन में मैं कौन सा भी गाना टेलीविजन पे सुनती थी तो मैं गुनगुनाती थी। और इतने अच्छे से इतनी छोटी उम्र में गाना गाना इज नॉट एन इजी थिंग। सो और रिलेटिव ने बोल दिया कि उसे सिंगिंग क्लास में भेज दो, उसका गला बहुत सुरीला है। मम्मा ने फिर थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे सिंगिंग क्लास में भेज दिया और तब से आज तक मेरा सिंगिंग चलता ही आ रहा है। अभी मैंने पिछले साल संगीत विशारद भी कंप्लीट कर दिया और अभी मैं सिंगिंग के क्लास भी ले रही हूँ। संगीत विशारद को उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। संगीत विशारद ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक डिग्री है। उसमें 7 एग्जाम आते हैं। हर साल आपको एक एक एग्जाम देनी पड़ती है और उसमें क्लासिकल बेस आपका पूरा क्लियर हो जाता है। जो सिंगिंग में सिंगिंग में हम मतलब जो बेसिक आपको राग, स्वर, ताल, इसका सब कुछ ज्ञान हमें क्लासिकल सिंगिंग में आ जाता है मतलब। आप आपके जो गाने हैं मराठी सॉन्ग्स जो है वो उसमें भी क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट यूज होता है क्या? हाँ, वही मैं अभी बोल रही हूँ कैसा कि होता है वो बताइए पूरी प्लीज। म्यूजिक इंडस्ट्री में हमें बेस जो मिलता है वो हमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अच्छा से ही अच्छा मिलता है। उस पे ही सब कुछ, बॉलीवुड हॉलीवुड सब कुछ उस पे ही बेस बेस्ड है, है। अच्छा अच्छा। तो जो बेसिक हम मेलोडीज यूज करते हैं या कौन सा भी ट्यून, टेम्पो, बीपीएम जो हम सेट करते हैं वो हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे ही बेस करते हैं। अभी आपने जो टर्म्स यूज किया टेम्पो जो थे वो आपके लिए इजी है, आपको पता है इसके लिए, बट ऑडियंस को नहीं पता है, मुझे खुद को नहीं पता है, तो प्लीज वो एक्सप्लेन कीजिए। स्केल मतलब हम जो गाना गाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। फीमेल स्केल का मतलब क्या है, तो फीमेल जो गाते हैं वो मेल सिंगर से नीचे वाले हिस्से में गाते हैं। हम बेसिक हारमोनियम हमारा इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, उसमें 3 स्केल होते हैं। उसे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक में बेसिकली मेल फीमेल दोनों गा सकते हैं। मंद्र सप्तक मतलब मध्य सप्तक के पीछे वाला सप्तक, और तार सप्तक मतलब मध्य के ऊपर वाला। जो हम जो बेसिकली तार सप्तक में बहुत कम लोग होते हैं फीमेल में जो पूरा तार सप्तक कंप्लीट करके गा सकते हैं, लेकिन मेल मेल सिंगर इजीली वहाँ पे गा सकते हैं क्योंकि फीमेल स्केल के ऊपर मेल स्केल आती है। तो ये स्केल बेसिकली बनाए इसके लिए कि मतलब जो कंफर्ट जोन है हमारा गाने का, मतलब मेरा जो बेसिकली स्केल है कि मैं बाबा इस स्वर से इस तक गा सकती हूँ, वो मेरी रेंज है, इसे स्केल बोलते हैं। ओके। सो अगर हम गाना बनाने वाले हो कल किसी का, तो पहले हम सिंगर डिसाइड करेंगे कि बाबा हमें इस गाने के लिए इसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है। टेक्सचर मतलब उसके गाने का जो टोन होता है वो, मतलब किसी का बहुत नाजुक, जैसे कि श्रेया घोषाल, वॉइस का टेक्सचर। वॉइस का टेक्सचर होता है, उसके हिसाब से हम सिंगर डिसाइड करेंगे हमारे सॉन्ग के लिए। तो जो सिंगर है उसका बेसिकली हमें स्केल पहले पता होना चाहिए कि बाबा वो इससे इस तक इस रेंज में गा सकती है। तो वैसे हम उस गाने का स्केल डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम मेल स्केल डिसाइड करेंगे, डुएट सॉन्ग हो तो सॉन्ग के लिए बीपीएम भी और स्केल, ये 2 टर्म्स बेसिकली उस पे पूरा सॉन्ग हम
डेवलप कर सकते हैं। हम्म, ये होता है स्केल। और बीपीएम के बारे में, बीपीएम हमारे सिंपल लैंग्वेज में स्पीड कहते हैं हम इसे। हम्म, मतलब अब स्केल तो फिक्स हो गया सॉन्ग का, हम्म, फिर हमें वो कितना उसका स्पीड चाहिए, वो हम्म, हम कितने कितने फास्ट और कितने स्लो वो सिंगर गा सकता है। ज़्यादा स्लो करेंगे तो वो गाने का मजा ही चला जाएगा, और ज़्यादा फास्ट करेंगे तो सिंगर गा सकता है या नहीं, ये हमें बीपीएम के हिसाब से पता चलता है। मतलब हम्म। और टेम्पो क्या रहता है? टेम्पो और बीपीएम एज अ सेम। सेम ही है, ओके ओके। और ऐसी कौन सी टर्म्स होती है जो इंटरेस्टिंग है पर लोगों को पता नहीं है, जो एक गाना बनाने को यूज होती है, लाइक नॉट नॉर्मली बट कुछ कुछ गाने को यूज हो सकता है उसका। गाने में हम क्या देखते हैं पहले की लिरिक्स, वो अच्छा गा रही है ये सब। कोरस आता है। कोरस का मतलब क्या है कि बाकी के जो लोग हैं 5-6 लोग, वो उनका मतलब ग्रुप 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 सॉन्ग। वॉइस हम लेते हैं, जिससे हम हमारे ओरिजिनल गाने में कुछ अच्छा कर सके। हम्म, ये एक कोरस एक बात आती है, उसके बाद मेलोडी आती है। हम्म, मेलोडी क्या, तो अब हमारा लिरिक्स इतना कंप्लीट हो गया है, अब हमारा अगला पैराग्राफ है, अगला हमें स्टांजा लेना है, तो उसके बीच में जो कनेक्टिविटी रखनी है, तो वो मेलोडी कर सकती है। मेलोडी, यस। उसमें हम कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके वजह से वो पैसेज हमारा अच्छा लगेगा अच्छा सुनने लगेगा। के लिए। ट्यून्स उसमें से निकालते हैं। म्यूजिक जो पार्ट रहता है हाँ, उसको मेलोडी। मेलोडी। उसमें म्यूजिक में हम जो ट्यून्स वगैरह हम्म, कीबोर्ड के हिसाब से जो कुछ अच्छा और यूनिक कर सकते हैं, उसे हम मेलोडीज कहते हैं। वो हम्म, अरेंजर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से अच्छी तरह से कर सकता है। हम्म, उसके बाद हारमनी, ये हम्म, भी आता है। हारमनी का मतलब क्या है, तो वो सिंगर एक स्केल में गा रहा है, तो उसके ऊपर के स्केल में वो वही लाइन गाएगा, और उसके नीचे के स्केल में वो वही लाइन गाएगा। और जब हम ये सब मैच करेंगे, तब हमें वो तीनों लाइन्स एक साथ लगानी है, तो वो हमें अलग तरीके से सुनाई देगा। जैसे कि हम एक बंद खोली में वगैरह, बंद रूम में जो गाते हैं, तब वो हमें एक को सुना जाता इको सुनने आता है। वैसे इसी तरह से हारमनी है। ये हाँ, हम म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं। ओके। थोड़ी एक्टिंग की बात करते हैं, फिर से हम इस पे आएंगे म्यूजिक पे, मुझे बहुत इंटरेस्ट है हाँ, म्यूजिक जानने में इसलिए। सो एक्टिंग में अपने गाने के लाइक हाँ, रोहन के साथ तो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था एज ए एक्टर सिंगर से? एक्टर। बहुत अलग चीज है वो, नहीं क्या, कि आप एक्टिंग कर रहे हो, पर आप एक्टिंग भी बहुत अच्छे करते हो मुझे पता है, बट वो एक करना कैमरा के सामने, कैमरा फेयर निकाल के, तो आपने कैसे किया? आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या था करते हो? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताइए। एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर भी बनूंगी कभी। एक सॉन्ग आया था, मन गुतले नाम था। उसमें मैंने पहली बार सिंगिंग किया, और तब टिकटॉक था, इंस्टाग्राम पे रील्स तब तक नहीं थे। और उसके पहले मैं लॉकडाउन के पहले गरवारे में सीख रही थी, पुणे में। और तब मेरा गर्ल्स का ग्रुप था, और हम टिकटॉक बनाते थे, और तभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे हमारे वीडियोस गर्ल्स के। और उसके बाद टिकटॉक अचानक से बंद हो गया, बैन हो गया इंडिया में, और फिर इंस्टाग्राम रील्स आया। तो मैं वहाँ पे रील्स बनाती थी, अच्छे खासे बनाती थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि एक्टिंग में कुछ कर पाऊँगी। सिर्फ़ इंटरेस्टेड थी, इसलिए रील्स वगैरह बनाती थी। और फिर वो मन गुतल गाना किया। तो उन लोगों ने, जो टीम थी उनकी, तो उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया कि बाबा ये अच्छी तरह से एक्टिंग करती है, एक्सप्रेशन भी देती है। तो फिर पहले बार मुझे बताया कि तुम करोगी क्या ऐसे एक्टिंग वगैरह? तो मैंने पहले कहा नहीं, मुझे मतलब मैं घबराहट थोड़ी हो रही थी कि नर्वसनेस। कैसे, हाँ, कैसे करेंगे? अभी तक कैमरा फेस नहीं किया है, सिर्फ़ मोबाइल पे ही अकेले ही रील्स बनाती थी। तो फिर हमारे घर पे मीटिंग हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मतलब एक मैं कॉमन हाउस से हूँ, एक मतलब मम्मी-पापा नहीं बोलेंगे इसके बारे में कि सिंगिंग ही करो। पहले से उनका यही है कि तुम सिंगर ही बनो, स्क्रीन पे मत आओ। स्क्रीन पे मत आओ।
फिर टीम के हमारे जो प्रोड्यूसर थे रोहन यादव, उन्होंने मेरे मम्मी को कन्विंस किया। तभी मम्मी नहीं हुई थी कन्विंस, लेकिन पापा को बोला कि उसका आवाज़ अच्छा है, उसके आवाज़ के साथ उसका चेहरा भी अगर ऑडियंस को दिखेगा तो वो अच्छी तरह से मतलब फेमस हो जाएगी कि और उसको अच्छा खासा आगे जाके कुछ मिलेगा। तो उसका चेहरा भी इस सॉन्ग में आया तो अच्छा होगा और हमें उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगती है वगैरह। फिर उसके बाद मम्मी ने तब तक मम्मी मुझसे बात भी नहीं कर रही थी और मनगुतला सॉन्ग में हमें मनगुतला सॉन्ग जब कर रहे थे उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस सॉन्ग को करने को। 1.5 साल हम एक ही सॉन्ग कर रहे थे। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मतलब उस सॉन्ग में हमें उतना सिखाया है, उसकी वजह से हम यहाँ हैं। मतलब वहाँ उस सॉन्ग में जब अ, उस टाइम हमें सब कुछ ईज़िली मिल जाता तो हमें स्ट्रगल क्या होता है, ये पता ही नहीं चलता। राइट। तो उसके बाद वो सॉन्ग किया। सॉन्ग में वो सॉन्ग 3 बार शूट हुआ। पहली बार हुआ लॉकडाउन में ही हुआ, फिर कुछ कुछ हमें शॉट्स अच्छे नहीं लगे और फिर वो डीओपी जो टीम थी हमारी, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। सो वो सॉन्ग हमें दोबारा लेना पड़ा। लेकिन 2 शूट्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप हुआ, 6 मंथ का गैप हुआ और तभी पता नहीं मम्मी को अचानक से मुझसे बात भी नहीं कर रही थी सॉन्ग के बारे में। फिर मैं सिंगिंग मेरा यूट्यूब चैनल था। सिंगिंग का शूट लेने के लिए आई थी रोहन के घर में। उसका भाई फ़ोटोग्राफ़र है। सो वो उसके पास मैं वीडियो लेने आई थी और तब अचानक से मम्मी ने इस मनगुतला सॉन्ग का टॉपिक निकाला और बोला कि क्या हुआ उसका? क्या आगे क्या हुआ? तो रोहन ने ऐसा-ऐसा बोला कि हमें टीम नहीं मिल रही है, इसलिए शूट दोबारा लेना है, प्रॉब्लम्स आ रही है। उसकी वजह से फिर मम्मी ने उसके बाद इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया कि बाबा इसमें कुछ है तो हम ट्राई करेंगे। हाँ, तो ऐसे करके फिर हमने दोबारा शूट लगाया। फिर वो अच्छे से सॉन्ग शूट भी हुआ और उसके बाद उस सॉन्ग ने इतना कुछ मतलब स्ट्रगल किया है ना उसके लिए कि उसके बाद हमने कह दिया कि अब नहीं, हम ये फ़ील्ड ही नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। लेकिन वो सॉन्ग अपलोड करने के बाद एक ही रात में उसे 1.5 लाख तक व्यूज़ आ गए थे। तो फिर उसके बाद हमने मतलब घरवालों हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन घरवालों ने ही बोला कि नहीं अब तुम करो। कुछ मतलब जो पहले नहीं बोल रहे थे रिलेटिव्स वगैरह उनके ही कॉल आने लगे कि वो अच्छा किया है उसने, उसका आवाज़ भी अच्छा आया है, तो आगे आगे अब कितने सॉन्ग आएँगे उसके? हाँ, अगला सॉन्ग कब आएगा? अब अगला सॉन्ग कब आएगा? तब हमें भी ऐसा लगने लगा कि बाबा ऑडियंस इतना चाह रही है हमें, तो हम ऐसे बैक स्टेप नहीं ले सकते, करेक्ट। हमें भी कुछ करना करना चाहिए। चाहिए। तो उसके बाद आज तक हम सॉन्ग करते आए हैं और आगे भी हम ऐसा ही ऑडियंस को अगले-अगले नए हमारे कुछ किस्से सुनाएँगे, कुछ अच्छा करके दिखाएँगे। आप सॉन्ग लिखते भी हो, राइट? हुँ। तो एक सॉन्ग लिखने के लिए क्या सोचना पड़ता है? लाइक आई डोंट नो, मैं हाँ। शायरी भी नहीं लिख पाता 2 लाइन की। मुझे राइम होता ही नहीं कि राइम हुँ। मतलब नॉट फीलिंग्स ही नहीं आती कि वो हाँ। लिख सकूँ मैं। तो आप कैसे क्या लिख सकते हो कि एक मुझे एक साइकोलॉजिकल चाहिए आंसर कि लाइक कैसे आप सोच के क्या लिखते हो? बेसिकली मेरी जो पर्सनैलिटी है वो मैं ज़्यादा घुल-मिल नहीं जाती हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरा मेरा मोबाइल और मैं बस हूँ, बस काफ़ी है मेरे लिए, घर में कोई भी ना हो मुझे चलेगा। तो मेरे फ़ोन मैंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी है। फिर मुझे लव मूवीज़ या रोमांटिक मूवीज़ ज़्यादा पसंद है। सॉन्ग पसंद है। तो टीम में हमारे क्या हुआ कि जो लिरिक्स वगैरह पहले लिखते थे, मेरे पहले लिखते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो वो चले गए। तो आगे हमारा प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ।
मुझे लगा नहीं था कि मैं कुछ लिख पाऊँगी, हुँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि बाबा मुझे भी कुछ लिखना है और मैं सिर्फ़ वो लिखूँगी और मेरे बुक में ही रखूँगी, उसे बाहर कुछ किसी को नहीं यूज़ बताएगा। नहीं करूँगी। हुँ, फिर मैंने लव सॉन्ग लिखा। लिखते वक़्त जैसे उस टाइम मतलब कैफ़े वाला हुँ, मतलब ट्रेंडिंग कॉलेज टाइम के सॉन्ग ज़्यादा फ़ेमस थे हुँ, कि तब तब मैंने सोचा कि अब मैं ये सॉन्ग लिखूँगी और सिर्फ़ मेरे लिए ही मतलब मैंने कुछ लिखा लाइफ़ में, हुँ, सिर्फ़ मेरे लिए खुद रखूँगी के उसका लिए। हाँ, कुछ इस्तेमाल नहीं करूँगी। फिर मुझे पता नहीं था तब तक मम्मी ने वो रोहन को कॉल करके बता दिया कि बाबा इसने कुछ तो लिखा है, हुँ, ऐसा-ऐसा लिखा है, तुम उसको बताओ, उसको पूछो कि क्या लिखा है हुँ, वग़ैरह। फिर मैंने बोला कि ठीक है बाबा मैं तुम्हें बताऊँगी लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हुँ, मेरे लिए ये वेस्ट है सब कुछ। हुँ, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा है। हुँ, फिर उसने मुझे कहा नहीं तुमने अच्छा लिखा है, मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने 2-3 बाहर के लोगों को भी सुनाया और फिर मैंने म्यूज़िक का तो मुझे अच्छा खासा ज्ञान है इसलिए मैंने उसे कंपोज़ भी किया हुँ, और अच्छी ट्यून वग़ैरह उसे लगाई और बाकी के लोगों को भी सुनाया तो वो अच्छा लगने लगा सॉन्ग और वो भी किया हमने सॉन्ग। लेकिन उसके बाद हमारी जो देवी आती है मतलब हुँ, गणपति के बाद हमारा देवी का उत्सव होता है, नवरात्रि। नवरात्रि का उत्सव होता है। तो अ, उसके पहले दिन 9 दिन होते हैं नवरात्रि के उत्सव के, पहले दिन जस्ट मैंने वही हमारा नोटबुक और पेन लिया हुँ, और सोचने लगी और सॉन्ग अच्छा खासा कुछ-कुछ वर्ड्स आने लगे और मैं लिखती गई। हुँ, फिर मैंने अच्छी खासी ट्यून भी बनाई उसको हुँ, और फिर रोहन को कॉल किया और बोला कि बाबा मैंने ऐसा-ऐसा सॉन्ग लिखा है क्या हम कर सकते हैं क्या ये? तो उसने कहा कि कर सकते हैं, अच्छा तो सॉन्ग है लेकिन टाइम बहुत कम है। हुँ, क्योंकि नवरात्रि के बीच में ही ये हमें देवी का सॉन्ग है मतलब नवरात्रि के बीच में ही हमें ड्रॉप करना अपलोड पड़ेगा करना बस। पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम ऑडियो तक देखेंगे कितने दिन हमारे जाएँगे। फिर हम ऑडियो तो कर लेंगे। इफ हुँ, ऑडियो हो गया तो हम ऑडियो पोस्ट कर देंगे। तो पता नहीं क्या मतलब कैसा हुआ, हुँ, लेकिन हमारा मतलब वो 8 8वाँ दिन हुँ, 8वाँ दिन तक हमारा अ, ऑडियो ऑडियो तो हुआ और हुँ, वीडियो भी हमारा शूट हो गया था। वॉव! हमारा 4 दिन में ऑडियो वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया था। हुँ, हुँ, 1 दिन में एडिटिंग किया, 1 दिन में रिकॉर्डिंग किया, दूसरे दिन शूट किया हुँ, और अपलोड एक ही दिन में अपलोड किया। ना ही हुँ, पोस्टर रिलीज़ किया, ना ही टीज़र डायरेक्ट गाना अपलोड अपलोड। अपलोड किया। और वो गाना इतना ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को, हुँ, सिंगर भी हमने उसी टाइम में ढूँढ लिया। हुँ, हुँ, देवी का सॉन्ग है मतलब हमें थोड़े मतलब मेल स्ट्रॉन्ग वॉइस यस, चाहिए यस। था। तो वैसा सिंगर हमने ढूँढ लिया और उन्हें बुलाकर उनकी प्रैक्टिस लेकर एक ही दिन में रिकॉर्डिंग किया और वो अच्छा खासा सॉन्ग हमारा बाहर भी आया। तो ऐसी उस सॉन्ग से मैं ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ हुँ, क्योंकि मतलब 4 दिन में वीडियो सॉन्ग होना पॉसिबल नहीं है। कहाँ हुँ, हम 1.5 साल तक सॉन्ग कर करे रहे थे थे और और कहाँ 4 दिन में हो गया। 4 दिन में हो गया। बट वो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस लिया हाँ, उसकी वज़ह से 4 हाँ, दिन में हुआ ऐसा होगा। मतलब मुझे हाँ, लगता है। मतलब एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इस फ़ील्ड में हुँ, हुँ, और इतना एक्सपीरियंस की वज़ह से मुझे अब ये अच्छा लगने लगा है कि आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हुँ, लो मतलब, आप के ऊपर कोई डाल रहा है तो आप ऐसे म बैक स्टेप मत लो, आप हुँ, उसे लो और आप करके दिखाओ, राइट। तो सीखोगे आप उससे कुछ। मुझे एक मतलब स्टेप बाय स्टेप एक बात बताइए कि लाइक आप जब स्टूडियो में जाते हो एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने को, सो स्टूडियो से अंदर जाने से बाहर आने तक हुँ। एक स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कैसे एक सॉन्ग रिकॉर्ड होता है? अ, 2 स अभी तक मुझे 2 एक्सपीरियंस आए हैं। हुँ, अगर हमारे मतलब सिंगर को सॉन्ग पहले से ही पता पता हो, हुँ, तो वो उसको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के समय उसको ज़्यादा रीटेक नहीं लगते। हुँ, अगर थर्ड पार्टी हो मतलब हमारे प्रोडक्शन का कोई गाना नहीं हो, मुझे बाहर के प्रोडक्शन में भी
अभी आते हैं कि हमें ऐसा-ऐसा सॉन्ग है, आप सिंगिंग करोगे क्या? मतलब सॉन्ग हम मुझे पहले से ही पता नहीं होता है, तो ऑन द स्पॉट मुझे वहाँ ट्यून सुनाई जाती है और कहा जाता है कि ऐसा-ऐसा सॉन्ग है, आपको अभी गाना होगा। तो तभी एक माइंडसेट हमें रखना चाहिए कि अब आपको आपके आपके ऊपर ही सब कुछ है, आपको इतना-इतना टाइम दिया है, तो आप ये सब कर दो। बेसिकली आप सिंगर एज़ अ सिंगर मैं बताना चाहूँगी कि हमारा रियाज़ रेगुलर होना चाहिए। इसके वजह से हमें रीटेक ज़्यादा नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आपका रियाज़ रेगुलर हो तो हम हरकत बोलते हैं सिंगिंग में। वो अच्छी तरह से ले सकते हो मतलब। कुछ सॉन्ग में हमें वो नटखटपना होता है कि वो ऐसा ही चाहिए, तो वो हम अच्छी तरह से तभी वन टेक ले सकते हैं, जब आपका रियाज़ अच्छा हो। तो सिंगर का यही बेसिक अच्छा है कि सिंगर का यही एक मेन मोटिव है कि आपका रियाज़ अच्छा होना चाहिए, तो आपका सॉन्ग में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो मैं जब स्टूडियो में एंटर करती हूँ, तब मुझे सॉन्ग सुनाया जाता है, पहले ऐसा-ऐसा है, आपको ऐसे-ऐसे गाना है। तो फिर स्टूडियो में 2 पार्ट होते हैं, जो वीडियो रूम होती है, ऑडियो रूम होती है, जहाँ हमारा रिकॉर्डिंग होता है सेशन, और एक बाहर की रूम होती है, जहाँ वो सब ऑपरेट करते हैं। उसके बीच में काँच होती है, उसमें से हम उन लोगों को देख सकते हैं। तो उस रूम में एंटर करने के बाद पहले से तो पहले हमें शांत होना चाहिए, हम मेंटली मतलब स्टूडियो के बाहर का कुछ दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो ब्लैंक। ब्लैंक, कुछ बात आपको डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो पूरे के आप अंदर होने आप रिकॉर्डिंग के लिए आए हो, तो आप पूरे के पूरे उस सॉन्ग में घुस जाना चाहिए आपको। और सॉन्ग का रिकॉर्डिंग जैसा-जैसा चलेगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट को आपको दिक्कत आएगी। आप रीटेक कितना भी बड़ा सिंगर हो, वो रीटेक लेगा ही लेगा। ऐसा कोई भी सिंगर नहीं है कि वन टेक पूरा का पूरा सॉन्ग कंप्लीट किया हो उसने, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, पहले-पहले हमारा आवाज़ थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम अच्छे से जब तब जब सॉन्ग का एंड आएगा, तब आपका आवाज़ अच्छा लगेगा आपको। सुनाई देगा कि अरे! ये अब ईज़िली अपने गले से निकल रहा है। तो ऐसे मुझे एक्सपीरियंस आया है कि ऐसा होता है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, ऐसा सब कुछ होता है। तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई हो, तो मेरा कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए गई हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ। फिर उस सॉन्ग का फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि बाबा मतलब अ, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते मतलब ऐसा। अगले दिन आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन वो सॉन्ग होगा ही होगा अच्छा। आपने गाना कंपोज भी किया है, तो कंपोजिशन कैसे करते? लाइक रफ आपने लाइंस लिखे हैं, उसको आपको एक कंपोजिशन देना है। लाइक कंपोजिशन मतलब मैंने जो सुना है, मैं बताता हूँ पहले कि वो पेज पे लिखी हुई लाइंस को आपको सुर देना है, एक चाल देनी है। सो वो कैसे देते हैं, वो कैसे मतलब कैसे दिमाग में आता है कि हाँ इसको ये जाएगा, इसको ये जाएगा, तो उसके बारे में कुछ बताओ। अगर आपको एक गाना कंपोज करना है, तो पहले हम उसके लिरिक्स को देखेंगे कि मतलब उसका टाइप कौन-सा है, वो लव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है या किसी डिवोशनल सॉन्ग है, कौन-सा? तो या फेस्टिवल वाला भी सॉन्ग आता है, तो हर किसी की सॉन्ग की एनर्जी अलग है। लव सॉन्ग है, तो हमें उसे सॉफ्टली कंपोज करना पड़ेगा। रोमांटिक लाइन्स आने चाहिए उसपे। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में उस टर्म को हम रस कहते हैं, मतलब गंभीर रस। गंभीर मतलब कि उस सिचुएशन में मतलब ऐसा कुछ हो गया हो इंसिडेंट कि मतलब एक्सीडेंट किंवा या फिर सीरियस सीरियस बात हो गई हो, तो वहाँ पे हम गंभीर टाइप का म्यूज़िक लगा सकते हैं। तो लव सॉन्ग में क्या होता है बेसिकली कि हमें
अच्छा सॉन्ग, मतलब हम कृष्ण कृष्ण भगवान के सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार का मतलब क्या है, वो रास लीला करते हैं। तो उस टाइप के सॉन्ग हमें कानों को भी अच्छा, हाँ, मतलब मोहक कह सकते हैं हम। कानों को प्लेजर देता है। हाँ, प्लेज़र देते हैं। तो हमें वो सॉन्ग का पहले टाइप पता होना चाहिए कि मतलब वो कौन-से टाइप का सॉन्ग है। अगर लव सॉन्ग हो तो हमें उस टाइप का म्यूज़िक उसे लगाना पड़ेगा। अगर हम लव सॉन्ग को सैड सॉन्ग का म्यूज़िक दो तो वो कुछ हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग हो जाएगा उसका। अ, या फिर हम बोलेंगे कि कृष्ण भगवान का सॉन्ग है तो उसमें हम अ, एक्सीडेंटल या किसी नर्वस नोट्स लगाएँगे तो वो सॉन्ग का मज़ा ही कुछ अलग हो जाएगा। तो इन सब बातों का इन इन सब बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक सॉन्ग कंपोज़ कर रहे हो। और आप अभी मतलब सिखाते भी हो सिंगिंग, तो वो उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस बताएं कि आपने सीखा वो अलग बात, आप सिखा रहे हो वो अलग बात है। हुँ। सो सिखाने का एक्सपीरियंस कैसा है? अ, जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर ही मैंने संगीत विशारद की पदवी कंप्लीट कर ली है। तो संगीत विशारद की पदवी का हमें यही एक अपॉर्च्युनिटी देती है कि आप अब कैपेबल हो कि आप स्टूडेंट को सिखा सकते हो। हम्म, अ, तो मैंने सोचा कि अब मैंने मतलब इतना सब कुछ स्ट्रगल करके अब सीख लिया है, तो मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ आई, मेरे करियर में जो मुझे जिस अ, जहाँ-जहाँ से गुज़रना पड़ा, जो मुझे मेरे ऊपर संकट लगाया बोलते हैं, संकट। संकटच बोलतात? हाँ, संकट आए। मुझे मेरे करियर में जो मुझे संकट आए, वो मेरे वो बाकी किसी को ना आए, इसका मैं ध्यान रखूँगी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब सिखाना भी स्टार्ट करूँगी छोटे-छोटे बच्चों को। मतलब वो मतलब उनका आवाज़ अच्छा हो, तो वो अपने करियर में कुछ कर पाएँगे। और ऐसा 7 एग्ज़ाम हमारे होते हैं संगीत में, तो मुझे वो 7 एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए 12 साल लग गए। ओह! इतना मतलब मेरे मम्मी ने 3rd स्टैंडर्ड में डाला था क्योंकि अगर मैं 10 तक जाऊँगी तो मेरे एग्ज़ाम सारे हो जाने हो जाए। चाहिए। क्योंकि हमारे 10 के बाद बेसिकली क्या होता है कि अब कराड़ ये पूरा का सिटी नहीं है, मतलब मेट्रो सिटी नहीं है। यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस है, मतलब पर मैं जो सीखना चाहती थी शायद यहाँ पे नहीं था। इसलिए अगर मुझे बाहर जाना पड़े सीखने के लिए तो मेरा सिंगिंग में गैप ना हो, मेरे क्लासेस बंद ना हो। इसलिए मुझे मम्मी ने जल्दी डाला था, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम सारे पूरे हो जाने चाहिए। तो अ लेकिन मेरे साथ ही एग्ज़ाम एक मतलब 7 साल में नहीं हो पाए क्योंकि मेरे मतलब 11th-12th मेरे क्लासेस के वजह से मेरा गैप हो गया। फिर पूना चले गई मैं। पूना में मैंने गरवारे में एडमिशन लिया था। फिर वहाँ क्लास ढूँढने में मेरा 1-2 साल ही लग गए। फिर लॉकडाउन आया। इसके वजह से मेरे 7 5-6 5-6 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो वैसा मेरे स्टूडेंट के साथ ना हो, इसलिए मैंने सोच लिया कि छोटे-छोटे मतलब 5 साल से मेरे पास अभी बच्चे सीख रहे हैं कि 5 साल की उम्र से वो सीख रहे हैं। अभी उन्हें लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, लेकिन सुन के म्यूज़िक एक ऐसी टर्म है कि जो सुन के भी हम सीख सकते हैं। तो वो सुन के अच्छा गाते हैं। फिर मैंने उन्हें एग्ज़ाम में भी बिठाया है। तो अभी 3 एग्ज़ाम तक मेरे स्टूडेंट हैं। वाह! तो वो भी एक एक्सपीरियंस मुझे अच्छा आ रहा है। अभी पिछले वीक में ही गुरु पूर्णिमा हो गई है। तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरे सारे स्टूडेंट ने मुझे ग्रीटिंग्स भेजे कि बाबा हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। अच्छा, मतलब मैं एक रोल में मतलब टीचर, वो भी मैं लोगों को पसंद आ रही हूँ, बच्चों को अच्छी लग रही हूँ और मैं जो सिखा रही हूँ वो उन्हें समझ में आ रहा है। ये बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए कि पापा मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई कर रही हूँ तो वो लोगों को अच्छा लग रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, आप चैनल पे आने के लिए।
और पॉडकास्ट देने के लिए, आपका जो नॉलेज है और लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो बहुत बहुत थैंक यू, आप चैनल पे आए। और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट पे आके, प्लीज? मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं जब से ये फील्ड में आई हूँ तब से ऐसा मतलब मेरे ऊपर आ रही है, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मुझे बोलना पड़ रहा है और फेस करना पड़ रहा है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हम जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उतना ही सीखते हैं हम। मतलब जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसे हम अ, उसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। देखें और उसे मतलब करें, उसको बस सोचे ना, सोचे ना, करके दिखाए। थैंक यू वेरी थैंक मच। वेलकम।